शाम के 6 बजे थे। कोलकाता की सड़कों पर रोज की तरह भीड़ उमड़ी हुई थी। ऑफिस की थकान, सिर पर काम की चिंता और ऊपर से समय से पहले घर पहुंचने की जल्दी। सुपर्णा की जिंदगी एक ही लय में चल रही थी, जैसे कोई रटी रटाई धुन। उफ, आज फिर लेट हो गई। उसने फोन की स्क्रीन देखी और कदम तेज कर दिए। हाथ में लैपटॉप बैग, आंखों पर चश्मा और माथे पर हल्की पसीने की बूंदें, वो हावड़ा स्टेशन की ओर भागी जा रही थी। ट्रेन का शोर सुनाई दे रहा था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ जमा थी। उसने बिना सोचे समझे सामने खड़ी ट्रेन में छलांग सी लगा दी। गलती यहीं हुई। ट्रेन हिली और लोगों की भीड़ में वह एक कोने में जाकर टिक गई। सांस फूल रही थी। मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन जल रहा था। बैग में से लैपटॉप निकालकर उसने ऑफिस के कुछ अधूरे मेल्स पूरे करने की कोशिश की। सामने बैठे कुछ लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे। खेत, नदी, झाड़ियाँ, ये दृश्य उसे कुछ अजीब लगने लगे। ये रास्ता कुछ अलग क्यों लग रहा है? उसने खुद से पूछा, पर नींद भारी पड़ गई। सिर सीट से लगते ही आंखें बंद हो गई। ट्रेन अचानक रुक गई। सुपर्णा की आंख खुली। अंधेरा घिर चुका था। बाहर झांक कर देखा, स्टेशन वीरान था। केवल एक टिमटिमाती लाइट और बोर्ड पर उकेरे शब्द, करसेट स्टेशन। करसेट? ये नाम कभी सुना नहीं था। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। बाकी डिब्बे भी खाली हो चुके थे। घबराहट में उसने मोबाइल निकाला। बैटरी 2% और कोई नेटवर्क नहीं। वो ट्रेन से उतरी। चारों ओर सन्नाटा, बस कहीं दूर से झिंगुरों की आवाज़। दुकानें एक एक कर बंद हो रही थी। वो एक चाय की दुकान की ओर दौड़ी। वहाँ एक बूढ़ी महिला खड़ी थी जो छटपट सामान समेट रही थी। आंटी, माफ़ कीजिए, अगली ट्रेन कब है? सुपर्णा ने हाँफते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने आंखें उठाई और धीरे से बोली, अब कोई ट्रेन नहीं, सुबह तक रुकना होगा। और एक बात याद रखना, स्टेशन से बाहर मत जाना। क्यों? जो बाहर गए कभी लौटे नहीं। यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो रात को जागता है। सुपर्णा के रोंगटे खड़े हो गए। आप मजाक कर रही हैं ना? बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली। काश होता। इतना कहकर उसने दुकान बंद कर दी और चल दी। स्टेशन अब और भी सुनसान लगने लगा था। सुपर्णा एक बेंच पर बैठ गई। रात की हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसका मन बेचैन हो रहा था। मोबाइल अब अनप्रचन पर था और तभी हाउ, कहीं दूर जंगल की ओर से भेड़िए की भयानक आवाज़ आई। वो चौंक कर खड़ी हो गई। कोई है? उसने डरते हुए आवाज़ दी और तभी किसी की नरम, मधुर और साफ आवाज़ सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सामने एक युवक खड़ा था। उसकी उम्र भी लगभग उतनी ही होगी जितनी सुपर्णा की। चेहरा साफ, आंखों में अजीब सी चमक और उसके चारों ओर हल्की नीली आभा थी, जैसे कोई और दुनिया की रोशनी उसमें समाई हो। सुपर्णा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराया। डरो मत, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। क्या मतलब? इस स्टेशन पर जो भी फंसता है मैं उसकी मदद करता हूँ, लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ। सुपर्णा पीछे हट गई। क्या मतलब इंसान नहीं? क्या बकवास है ये? उसने उसकी आंखों में देखा और उसमें नीला आकाश, तारे और दूर दूर तक फैली कोई और दुनिया दिखी। मेरा नाम है एल्थोन। मैं जीनॉक्स से हूँ और तुम्हारा यहाँ पहुँचना कोई संयोग नहीं है। सुपर्णा स्तब्ध खड़ी थी। सामने खड़ा युवक एल्थोन उसकी आंखों में देखकर जैसे उसकी आत्मा में उतर रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और समय जैसे थम सा गया था। जीनॉक्स से? उसने घबराकर पूछा। एल्थोन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुम इंसान नहीं हो। मेरे शरीर का रूप तुम्हारे जैसा है ताकि मैं तुम्हारे जैसे दिख सकूं, लेकिन हाँ, मैं इस धरती का नहीं हूं। सुपर्णा के लिए यह सब एक सपने जैसा था, या शायद एक डरावना भ्रम। लेकिन उसके दिल में जो हलचल हो रही थी वो झूठी नहीं थी, जैसे किसी ने पहली बार उसकी पूरी उपस्थिति को देखा हो अंदर से। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, एल्थोन ने कहा। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? और ये कर्सित स्टेशन क्या है? एल्थोन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा, जहाँ बादलों के पीछे नीले सुनहरे रंग की रहस्यमयी चमक दिखाई दे रही थी। कर्सित स्टेशन दरअसल एक ट्रांजिट जोन है, धरती और दूसरी दुनिया के बीच। यहाँ एक द्वार है जो हमारे जहाज को पृथ्वी पर सुरक्षित रखता है। मतलब यह स्टेशन कोई आम स्टेशन नहीं है? नहीं, उसने गंभीर होकर कहा। यह एक गुप्त प्रवेश द्वार है। रात के बाद यह सक्रिय हो जाता है, इसीलिए स्थानीय लोग डरते हैं। कई बार अनजाने में कोई इंसान उस जोन में चला जाता है और फिर लौट नहीं पाता। सुपर्णा ने कांपते हुए पूछा, तो क्या मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी? नहीं, अगर तुम यहीं स्टेशन पर रुको
तो सुबह की ट्रेन तुम्हें वापस ले जाएगी। लेकिन उसने रुककर उसे देखा। तुम चाहो तो मेरी दुनिया भी देख सकती हो। मैं पागल नहीं हूं, सुपर्णा ने सख्ती से कहा, लेकिन उसके अंदर कहीं कुछ हिला। एक आवाज़ जो कह रही थी कि यह मौका शायद जीवन में दोबारा न मिले। तुमने मुझे क्यों चुना? मैंने नहीं चुना, एल्थॉन ने जवाब दिया। यह स्टेशन खुद तय करता है कि किसे बुलाना है। मैं केवल संदेशवाहक हूँ। तभी स्टेशन की ज़मीन हल्की सी कांपी। एक हल्की नीली रेखा प्लेटफॉर्म पर चमकने लगी, जैसे किसी यंत्र ने उसे पहचान लिया हो। यह क्या हो रहा है? सुपर्णा ने चौंक कर पूछा। यह द्वार खुलने की तैयारी है, एल्थॉन बोला। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, लेकिन निर्णय तुम्हारा होगा। सुपर्णा का दिमाग भारी हो गया। एक ओर डर, दूसरी ओर रहस्य, और तीसरी ओर वो युवक जिसकी आंखों में न जाने क्यों उसे सुकून मिल रहा था। अगर मैं तुम्हारे साथ आऊं तो क्या लौट पाऊंगी? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन अगर लौटोगी तो कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। सुपर्णा ने मोबाइल उठाकर देखा। % अब वो सचमुच अकेली थी। सिर्फ एल्थॉन और यह अनजाना स्टेशन। क्या वहाँ तुम्हारी दुनिया में इंसानों के लिए जगह है? जहाँ भावनाएं होती हैं वहाँ प्रेम की भी जगह होती है। वो शब्द जैसे उसके दिल में उतरते गए। उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है, उसने कहा, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? एल्थॉन ने पूछा। अगर कुछ भी गलत हो तो मुझे वापस लौटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। एल्थॉन ने बिना झिझके हाथ बढ़ाया। तुम्हारा विश्वास मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सुपर्णा ने उसका हाथ थाम लिया, और तभी स्टेशन की नीली रेखा और तेज चमकने लगी। एक गोल घूर्णन करता द्वार सामने उभर आया। एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। सुपर्णा की सांसें तेज थीं। उसके हाथ एल्थॉन की पकड़ में थे, और आंखों के सामने नीली ऊर्जा से बना हुआ गोल द्वार धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे किसी आयाम को चीर कर रास्ता बना रहा हो। हर सेकंड में उसकी धड़कनें कह रही थीं, रुको, लेकिन दिल की कोई और आवाज़ फुसफुसा रही थी, आगे बढ़ो। तैयार हो? एल्थॉन ने पूछा। नहीं, लेकिन चलो, उसने कहा, और दोनों उस चमकते द्वार में दाखिल हो गए। क्षण भर में सब बदल गया। सुपर्णा को लगा जैसे किसी ने हवा को रंगों से भर दिया हो। वह एक सुरंग से गुजर रही थी जहां समय और स्थान दोनों ही अपना मतलब खो बैठे थे। उसकी त्वचा पर हल्की सी बिजली की झंझनाहट थी, लेकिन कोई दर्द नहीं था, बस एक गुदगुदाती ऊर्जा। और फिर अचानक शांति। उसने आंखें खोली। सामने एक विशाल चंद्र सफेद मैदान फैला हुआ था। आकाश गहरा बैंगनी था, और उसमें 3 चांद एक साथ चिलमिला रहे थे। हवा में सुगंध थी, जैसे चमेली और किसी अनजानी मिठास का मेल। पेड़ नहीं थे, लेकिन रोशनी देने वाले जीवित स्तंभ आसमान की ओर खड़े थे, जिनमें से नीली और हरी लहरें उठ रही थीं। ये है जीनॉक्स? सुपर्णा की आवाज़ कांप रही थी। हाँ, एल्थॉन मुस्कुराया, हमारे ग्रह का स्वागत है तुम्हें। सुपर्णा ने चारों ओर देखा। कुछ दूर पर अजीब मगर सुंदर प्राणी घूम रहे थे, कुछ पारदर्शी शरीर वाले, कुछ चमकते पंखों वाले। वे उसे देखकर हैरानी से नहीं, बल्कि कोमल मुस्कान से देख रहे थे, जैसे उसे पहले से पहचानते हों। क्या ये सब मुझे देख सकते हैं? हाँ, जीनॉक्स में दृष्टि सिर्फ आंखों से नहीं होती, दिल से होती है। वो एल्थॉन के साथ चलने लगी। रास्ते में जमीन पर कदम पड़ते ही हल्की रोशनी फूट रही थी, जैसे ग्रह उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। तुमने कहा था कि यहाँ इंसानों की जगह है, पर यहाँ तो सब कुछ अलग है। एल्थॉन रुक गया, फिर बोला, कभी हम भी कुछ हद तक तुम्हारे जैसे थे, पर सदियों पहले हमने तकनीक और भावनाओं को साथ जोड़ना सीख लिया। यहाँ भावना ही शक्ति है, और तुम्हारे अंदर कुछ है जो हमारे लिए बहुत अनमोल है। क्या? सुपर्णा ने चौंक कर पूछा। तुम्हारा दिल और तुम्हारी जिज्ञासा, यही तो है जो तुम्हें यहाँ लाया। कुछ ही देर बाद वो एक पारदर्शी महल के सामने पहुंचे, जो किसी जीवित क्रिस्टल जैसा दिखता था, जैसे वह सांस ले रहा हो। उसके अंदर हर रंग की ऊर्जा बह रही थी। यह मेरा निवास है, और अब तुम्हारा भी। सुपर्णा रुक गई। मैं सिर्फ एक रात के लिए आई थी। एल्थॉन ने उसकी ओर देखा। हर आत्मा को उसकी ज़रूरत के हिसाब से समय मिलता है, लेकिन कुछ आत्माएं अपनी जगह पा ही लेती हैं। रात गहराने लगी थी। जीनॉक्स की चांदनी में नीलापन और गहराई थी। महल के छत पर दोनों चुपचाप बैठे थे। तुम्हारी धरती बहुत तेज है, एल्थॉन ने कहा। यहाँ हर चीज़ धीमी है, ताकि सब महसूस किया जा सके। सुपर्णा ने धीरे से पूछा,
तुमने कभी किसी इंसान से पहले ऐसा संबंध महसूस किया है? एल्थॉन की आंखों में चमक आई। नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो जीनॉक्स की ऊर्जा से जुड़ता है। तुम्हारी उपस्थिति यहाँ गूंज रही है। सुपर्णा का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार किसी ने उसे यूं समझा था, बिना शब्दों के, बिना शर्तों के। क्या मैं अब भी लौट सकती हूँ? उसने पूछा। एल्थॉन ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन कल रात जब द्वार खुलेगा वही आखिरी मौका होगा। उसके बाद यह संबंध पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा और तुम धरती पर लौट नहीं पाओगी। तो मुझे एक रात में तय करना है मेरी जिंदगी का रास्ता, या शायद दो दुनिया के बीच अपने दिल की आवाज़ को सुनना है। जीनॉक्स की हवा में गहराई थी और एल्थॉन की उपस्थिति में अजीब सी राहत। पर क्या ये राहत स्थायी थी या सिर्फ एक मोहक भ्रम? जीनॉक्स की रातें कुछ अलग थीं। वहाँ कोई शोर नहीं था, फिर भी सन्नाटे में गूंजती भावनाओं की आवाज़ें थीं। सुपर्णा को नींद नहीं आई। क्रिस्टल महल की छत पर बैठी वह दूर आकाश में घूमते 3 चंद्रमाओं को देख रही थी। हर चंद्रमा की रोशनी उसके चेहरे पर अलग रंग बिखेर रही थी, एक स्वप्न जैसा दृश्य। उसके पास एक विकल्प था, वापस लौटने का। लेकिन सवाल सिर्फ लौटने का नहीं था, बल्कि किसे छोड़कर लौटने का था। सुबह जीनॉक्स की तरह आती थी, बिना सूरज के, पर उजाले से। महल की दीवारें धीरे धीरे चमकने लगीं। एल्थॉन शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक असहज बेचैनी थी। आज द्वार एक बार फिर खुलेगा, उसने कहा। और उसके बाद? सुपर्णा ने पूछा। फिर वह अनिश्चित समय तक बंद हो जाएगा। क्या तुम चाहोगे कि मैं यहीं रहूं? एल्थॉन एक क्षण चुप रहा, फिर कहा, अगर मैं सिर्फ चाहूं तो यह स्वार्थ होगा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल यहाँ बंध गया है तब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि साथ दूंगा। सुपर्णा उसकी आंखों में देखती रही। वहां झूठ नहीं था, छल नहीं था, बस एक पारदर्शी सच था। लेकिन तभी एक कंपन। महल की दीवारों में हल्का सा झटका महसूस हुआ। यह क्या था? सुपर्णा चौंकी। एल्थॉन ने गंभीर होकर कहा, कोई और यहाँ आ रहा है, कोई ऐसा जो नहीं आना चाहिए था। उन्होंने तेजी से जीनॉक्स के द्वार वाले क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां से वे कल रात आए थे। रास्ते में हवा भारी होती जा रही थी, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा ने संतुलन बिगाड़ दिया हो। और तभी सामने आया। वो इंसानी आकार में था, लेकिन उसकी बनावट धुंधली और धुंधली थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। यह कौन है? सुपर्णा ने डर से पूछा। यह जीनॉक्स का एक पुराना प्राणी है, एराक्स, जिसे हमारे पूर्वजों ने निष्कासित कर दिया था। एल्थॉन ने धीरे से कहा। अब यह कैसे वापस आ गया? शायद तुम्हारे साथ आया है। एल्थॉन की आवाज़ गूंजने लगी। तुम्हारा द्वार खुलने से इसका भी मार्ग बन गया। एराक्स ने आगे बढ़ते हुए कहा, इंसान, तुम्हारा दिल इस ग्रह की ऊर्जा से जुड़ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम वो शक्ति दूंगा जो एल्थॉन नहीं दे सकता। कौन सी शक्ति? सुपर्णा ने कांपते हुए पूछा। भविष्य को बदलने की, समय को मोड़ने की, और मृत्यु को टालने की। एल्थॉन आगे आया। वो झूठ बोल रहा है। वह भावना को विकृति में बदल देता है। अगर तुम उसके साथ गई तो तुम अपने स्व को खो दोगी। सुपर्णा के सामने अब 2 रास्ते थे। एक एल्थॉन जो प्रेम और शांति का प्रतिनिधि था, दूसरा एराक्स जो शक्ति और लालच का प्रस्ताव लेकर आया था। मुझे समय दो, उसने कहा। द्वार खुल चुका था, नीली ऊर्जा में घिरा हुआ, जैसे 2 ब्रह्मांडों को जोड़ता एक पुल। तुम्हारे पास केवल कुछ मिनट हैं, एल्थॉन बोला। एक बार जमीन पर बैठ गई। अपनी माँ की याद आई, एफिस की दिनचर्या, दोस्तों की बातें, और फिर एल्थॉन की आंखें, जीनॉक्स की चुप रोशनी, और वो सुकून जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। मैंने फैसला कर लिया है, उसने कहा। क्या? एल्थॉन और एराक्स दोनों ने एक साथ पूछा। सुपर्णा ने एल्थॉन का हाथ थाम लिया। मैं वापस नहीं जाऊंगी, मेरी दुनिया अब यहाँ है। एराक्स चीखा, तुम एक भूल कर रही हो। लेकिन एल्थॉन के स्पर्श से अचानक एक नीली ऊर्जा फूटी और एराक्स दूर धकेल दिया गया। द्वार तेजी से कांपा, फिर एक तेज रोशनी के साथ बंद हो गया। शांति लौट आई। सुपर्णा अब जीनॉक्स की ऊर्जा से पूरी तरह जुड़ चुकी थी। उसके भीतर एक नई रोशनी जागी थी। वो अब केवल एक पर्यटक नहीं थी, बल्कि उस ग्रह का हिस्सा बन चुकी थी। एल्थॉन ने कहा, अब तुम सिर्फ मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरे जीवन का केंद्र भी हो। सुपर्णा मुस्कुराई। शायद मैं हमेशा यहीं आने के लिए बनी थी, बस रास्ता थोड़ा अलग था। प्रेम केवल भाव नहीं,
बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा बन जाता है। आत्मा का संगम। जीनॉक्स की हवा अब सुपर्णा को अपने जैसी लगने लगी थी। शुरुआती अजनबियत के बाद उसके शरीर और मन दोनों ने इस ग्रह की ऊर्जा को आत्मसात कर लिया था। महल की दीवारों में जब वह अपना प्रतिबिंब देखती, जब तो लगता मानो उसकी आंखों में एक नया आकाश बस गया है, जिसमें धरती की यादें धुंधली और एल्थॉन की उपस्थिति चमकती जा रही थी। एक नई सुबह। उस सुबह एल्थॉन उसे जीनॉक्स के जीवंत वन में लेकर गया, जहां पेड़ नहीं बल्कि भावनाओं से बने जीवनिक स्तंभ खड़े थे। हर स्तंभ किसी खास भावना का प्रतिनिधित्व करता था, एक प्रेम, एक दुख, एक आशा और एक क्षमा। एल्थॉन ने उसे कहा, यहाँ तुम्हारे विचार पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जब तुम किसी भावना से जुड़ती हो, ये स्तंभ उसे रूप देते हैं। सुपर्णा ने जैसे ही करुणा के स्तंभ को छुआ, उसके सामने माँ की छवि उभर आई, जो देर रात तक उसके लौटने का इंतजार करती थी। उसकी आंखें भर आईं। मुझे डर है कि मैं उन्हें बिना बताए यहाँ रह गई। उसकी आवाज़ कांपी। एल्थॉन ने उसका हाथ थामा। जीनॉक्स की ऊर्जा से मैं तुम्हारे दिल की हर कंपन को सुन सकता हूँ। अगर चाहो, हम उन्हें संकेत भेज सकते हैं, सपनों के जरिए। क्या वो मुझे माफ़ करेंगे? जब प्रेम सच्चा हो तो हर सवाल माफ़ हो जाता है। 2. प्रेम की परिभाषा। महल की सबसे ऊंची मीनार पर रात में जब तीनों चंद्रमा एक साथ ऊपर आए, एल्थॉन ने उसका हाथ थाम कर कहा, हमारे यहाँ विवाह नहीं होता, लेकिन जब दो आत्माएं एक जैसी ऊर्जा पर कंपन करने लगती हैं, उन्हें संयोजन कहा जाता है। और तुम मुझे उस संयोजन के योग्य मानते हो? सुपर्णा ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, वह बोला, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारे योग्य बनना चाहता हूं। उस पल सुपर्णा के भीतर कुछ टूटकर बह निकला। शायद धरती का अकेलापन, अस्वीकृति, उपेक्षा, और अब जो रह गया था वह था एक स्वीकार, पूर्ण, निर्मल और आत्मिक। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, ना कोई पूजा, ना कोई रस्म, सिर्फ दोनों ने एक दूसरे के हृदय के मध्य हाथ रखा और एक नीली लौ उनके बीच उठी। जीनॉक्स ने स्वयं उनके बंधन को स्वीकार कर लिया। अगले कुछ दिनों में सुपर्णा ने बोलना कम कर दिया, लेकिन महसूस करना अधिक सीख लिया। वह जीनॉक्स की भाषा, स्पंदन और कंपन की को समझने लगी थी। अब उसे एल्थॉन से संवाद के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। एक स्पर्श, एक दृष्टि और भावनाएं बहने लगती थीं। उसका शरीर अब पूरी तरह अनुकूल हो चुका था। उसकी त्वचा पर हल्की नीली झिलमिलाहट थी, जो जीनॉक्स की ऊर्जा के साथ तालमेल बना रही थी। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी बदल रहा था। रातों में वह सपनों में एराक्स को देखती थी। उसकी परछाई कभी कभी जीनॉक्स की सीमा पर मंडराने लगती थी। क्या वह सचमुच नष्ट हो गया था या किसी और मोड़ पर फिर लौटेगा? आत्मा का संगम। एक रात जब चांद सबसे निकट था, एल्थॉन और सुपर्णा क्रिस्टल सरोवर के किनारे बैठे थे। क्या तुम्हें कभी धरती की याद आती है? उसने पूछा। कभी कभी, सुपर्णा ने कहा, लेकिन फिर मुझे एहसास होता है वहां मेरा शरीर था, यहां मेरी आत्मा है। एल्थॉन ने उसकी ओर देखा। अगर मैं एक इंसान होता तो शायद तुमसे ये शब्द कहने में डरता, लेकिन जीनॉक्स में हम छिपते नहीं। क्या? सुपर्णा ने धीरे पूछा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, सिर्फ तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारे प्रकाश से। सुपर्णा ने आंखें मूंद लीं। उसने पहली बार जाना कि जब प्रेम आत्मा से जुड़ता है तो स्पर्श की जरूरत नहीं होती, बस उपस्थिति ही काफी होती है। और वहीं जीनॉक्स की ऊर्जा में दो आत्माएं एक संगम में बन गई, शब्दों से परे, वक्त से परे और जगत की हर सीमा से परे। जीनॉक्स की रात्रियां पहले जैसी शांत नहीं रहीं। कभी कभी हवा में हल्का सा कंपन होता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीमे से पास आ रही हो। सुपर्णा को नींद के दौरान झटके लगते। सपनों में एक दरवाजा बार बार खुलता, जिसके पीछे लाल आंखें उसे घूरती थीं। एल्थॉन ने यह महसूस कर लिया था। तुम्हारी चेतना कुछ ऐसा पकड़ रही है जिसे हम अब तक देख नहीं पा रहे, उसने गंभीर होकर कहा। शायद एराक्स अब भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। हाक चेतॉक्स के दक्षिणी वन में एक गश्ती दल अचानक लौट कर आया, घायल, डरे हुए। हमने एक परछाई को देखा, हवा को चीरते हुए, बिना आकार के, लेकिन उसके अंदर लाल रोशनी थी। एल्थॉन ने तुरंत आदेश दिया, दक्षिणी सरहद बंद करो और सबको चेतावनी दो, वह लौट आया है। सुपर्णा अब एक आगंतुक नहीं थी। उसकी चेतना जीनॉक्स से जुड़ चुकी थी और अब ग्रह की ऊर्जा उसके भीतर भी प्रवाहित होती थी। मैं भी जाऊंगी। नहीं, एल्थॉन चौंका। अब मैं सिर्फ प्रेमिका नहीं, इस ग्रह की रक्षक भी हूं।
अगर अंधकार मेरी उपस्थिति से लौट आया है तो उसे मैं ही फिर से विदा करूंगी। आत्मशक्ति का उद्घाटन सुपर्णा को व्हाइट इकोर नामक मंदिर ले जाया गया, जो जीनॉक्स की सबसे प्राचीन ऊर्जा स्थली थी। वहां केवल वही जा सकता था जो ग्रह की आत्मा से जुड़ चुका हो। वहां उसे एक स्फटिक दर्पण दिखाया गया। इसमें जो दिखेगा, एल्थोन ने कहा, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप होगा। जैसे ही सुपर्णा ने उसमें झांका, वहां कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि एक चमकती नीली आकृति थी जिसकी आंखों से प्रकाश निकलता था और हाथों से ऊर्जा लहरें उठती थीं। मैं हूं? उसने थरथराते स्वर में पूछा। ये वही है जो तुम बन चुकी हो, एल्थोन ने कहा। अब तुम सिर्फ सुपर्णा नहीं हो। युद्ध की आहट। शाम होते होते दक्षिण की ओर से गाढ़ा काला कोहरा उठने लगा। आकाश में बिजली बिना बादल के चमकने लगी। सुपर्णा ने ध्यान केंद्रित किया। उसके भीतर से एक हल्की नीली रोशनी उठी, जो हवा से टकराकर एक डाल बना रही थी। वह आ रहा है, एल्थोन ने कहा, और फिर एराक्स अब और अधिक विकृत रूप में सामने आया। उसकी आकृति इंसानी नहीं थी। वह एक धुएं और छायाओं का पुतला था जिसकी आंखें अब और भी लाल थीं। तुमने मुझे ठुकराया, सुपर्णा। उसकी आवाज़ अब उसकी चेतना में गूंज रही थी। अब मैं तुम्हारा प्रकाश निगलने आया हूं। प्रकाश बनाम छाया। एल्थोन और जीनॉक्स के रक्षक आगे बढ़े, लेकिन एराक्स अब अकेला नहीं था। उसकी छायाएं पूरे आकाश में फैल गई थीं। सुपर्णा ने अपनी दोनों हथेलियां आकाश की ओर उठाईं और आंखें मूंद लीं। उसने अपनी माँ को याद किया, कोलकाता की वो बारिशें, स्टेशन की पहली रात और एल्थोन की आंखें। प्रेम ही मेरा अस्त्र है, शुद्धता ही मेरी शक्ति। उसके शरीर से एक तीव्र प्रकाश निकला, इतना तेज कि छायाएं सिकुड़ने लगीं। तुम मुझे नहीं रोक सकती, एराक्स चिल्लाया। मैं नहीं, सुपर्णा ने आंखें खोलते हुए कहा, लेकिन हम रोक सकते हैं। एल्थोन उसके साथ खड़ा था, बाकी योद्धा भी उसके पीछे। जीनॉक्स की पूरी ऊर्जा अब एकजुट थी। प्रकाश और छाया का टकराव हुआ। निर्णय का क्षण प्रकाश जीत गया, लेकिन आसान नहीं था। एराक्स घायल होकर पीछे हटा, लेकिन जाते जाते बोला, तुमने आज मुझे हराया, पर प्रेम की कमजोरी मैं जानता हूं। मैं लौटूंगा जब तुम्हारे भीतर डर होगा। और वह गायब हो गया। छाया में समय से परे। सुपर्णा कांप रही थी। एल्थोन ने उसे समेट लिया। क्या वह फिर लौटेगा? उसने पूछा। लेकिन अगली बार तुम अकेले ही होगी। शीश, एक नई शुरुआत। अब सुपर्णा जीनॉक्स की रक्षक के रूप में जानी जाती थी, लेकिन वह अभी भी वही स्त्री थी जो बारिश में एक गलत ट्रेन पकड़कर यहाँ पहुंची थी। अब उसके पास प्रेम भी था, शक्ति भी, और एक लक्ष्य, जीनॉक्स की रक्षा करना, और अपने भीतर के अंधकार से भी। लेकिन सुपर्णा के भीतर एक हलचल शुरू हो गई थी। हर रात जब हम क्रिस्टल सरोवर के किनारे बैठते, उसकी आंखों में कोलकाता का प्लेटफॉर्म, माँ की प्रतीक्षा और अपने पुराने जीवन की छवियां झलकती। क्या वह सच में सब पीछे छोड़ चुकी थी, या अब उसके पास एक दूसरा कर्तव्य था? धरती
किसी ने आकाश में चाकू चला दिया। सुपर्णा ध्यान कर रही थी। अचानक उसके भीतर जीनॉक्स की कंपन फिर से जाग उठी। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह उठी और छत की ओर दौड़ी और वहां नीले एल्थॉन अपनी सानी कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में वही ब्रह्मांडीय गहराई। सुपर्णा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानता हूं लेकिन जीनॉक्स ऊपर से कम, और ये संकट सिर्फ हमारा नहीं। क्या हुआ? सुपर्णा नहीं, एल्थॉन ने कहा। उसने अपनी जेब में एक मनोवैज्ञानिक सुपर्णा की नजरें इराक 7 का संघर्ष। इराक 7 ने हंसी उड़ाई। प्रेम, तुम मुझे मशीन से जोड़ने की कोशिश कर रही हो? उसने फिर से मशीनी स्वर में कहा। तुम नहीं जानती सुपर्णा, उसकी आंखों में एक तेज चमक आई और वह जीनॉक्स की ऊर्जा को तुम एक गलत दिशा में जा रहे हो। अगर तुम आत्मा और संतुलन को नहीं समझ पाओगे तो तुम कभी भी असली शक्ति को नहीं पा सकोगे। प्रकाश
चीज सिर्फ तुम तक ही सीमित है। केवल अपनी स्मृतियों को बचा सकती हो। धीरे से कहा, प्रेम सुपर्णा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और प्रयोगशाला के बंद होते हुए जीनॉक्स की ऊर्जा अब उसके भीतर थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से और उसकी आंखों में एक नई चमक। उसके सामने एक और बड़ी उसे ये जिम्मेदारी पूरी करनी थी कि दोनों ने एक दूसरे का हस्तक्षेप किया, लेकिन एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीनॉक्स और पृथ्वी के संग सुपर्णा और अब एक नई दिशा में चल रहे थे। जीनॉक्स की ऊर्जा और पृथ्वी की चेतना दोनों को संतुलित करने के लिए एक शक्ति केंद्र स्थापित करेगा, ऐसा केंद्र जो दोनों दुनियाओं को एक साथ जोड़ेगा। यह केंद्र अब हमारे लिए जीवनदायी नहीं होगा, ये तुम्हारी अंदर छिपी शक्ति के साथ संयोजन करेगा और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिंदगी और स्मृति कभी सुपर्णा ने एक नजर उस नीले क्रिस्टल पर डाली जिसे उसने हर बार शक्ति को एकत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया था। यह अब केवल एक क्रिस्टल नहीं था, बल्कि प्रेम और आत्मा का प्रतीक बन चुका था। हमारा काम अब खत्म नहीं हो उसने कहा, यह केवल शुरुआत है। अंतिम संघर्ष। सुपर्णा और एल्थॉन ने एक साथ जीनॉक्स की सबसे बड़ी ऊर्जा चुनने में जंग। ये वह स्थान था जहाँ सभी शक्तियाँ एकत्र होती थीं, जहाँ दोनों दुनियाओं के संतुलन को अंतिम रूप से स्थापित किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही वे चोटी के करीब पहुंचे, जीनॉक्स की विरोधी शक्तियाँ फिर से जागी। कई क्षणों जो जीनॉक्स की तरफ थी, अब जीवन में वापस आ रही थी। ये उनका अंतिम युद्ध था, जो उन्हें दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन स्थापित करने से रोकेगा। हमारा रास्ता पूरा आसान नहीं